Hello and welcome to Reportage. This is Danish Ben Navi. In today's segment of Reportage, I have with me Mr. Rashid Kidwai to talk about his new book, Sushil Kumar Shinde, which is published by Harper and Collins. Unfortunately, the book does not reveal many details of Sushil Kumar Shinde when he was the Home Minister. More from the author. रशीद साहब, ये हमें समझाइए, ये किताब का जो उन्वान है, ये कैसे जहन में आया आपके और कैसे आप लोगों ने इस किताब का मतलब ये आइडिया किसका था लिखने का? इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी इस किताब के? शुक्रिया दानिश साहब। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने आज इस तरीके का गुफ्तगू करने का मुझे मौका फराहम कर रहे हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने मुझे प्रोवाइड किया है जिसपे मैं किताब की बात करूं। दरअसल हमारे यहाँ सियासत के मैदान में, पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बड़े, जिसे हम कहते हैं, दिग्गज लोग हैं, बड़े वेटरन्स हैं, और उनकी एक पूरी लाइफ स्टोरी है जो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो कई बार मंजर आम पे इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि उनके पास अपनी बात कहने का या लिखने का उनके पास वैसा हुनर नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मैदान के चैंपियन है। वो लिखने पढ़ने के मामले में हर आदमी प्रणब मुखर्जी जैसा नहीं होता, तो इसलिए उन्हें किसी एक तरीके का जरूरत होती है कि जो उनकी बात को समझे और उनके जो जज्बात है, सेंटिमेंट है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उसको कन्वे करे। तो जब सुशील कुमार शिंदे, और इनकी बड़ी, मुझे इसलिए वो शख्सियत उनकी बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो बड़ी मुश्किल दौर से, बड़े मुश्किलात से आगे आए हैं, सामने आए हैं और पब्लिक लाइफ में आए। तो इस सिलसिले में उन्होंने मुझे अप्रोच किया था जब वो पहले होम मिनिस्टर थे, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त फिर सियासत आप जानते हैं ऐसा हुआ, और फिर वो मुझे भी लगता था कि किसी एक्टिव पॉलिटिशियन के बारे में, एक एक्टिव जर्नलिस्ट का लिखना जहां पर उसको अपना कलम न चलाना हो, कि मतलब वो क्रिटिकल कमेंट्स ना करे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑटोबायोग्राफी या मेमोइर्स जो है वो जू के दू, उसको सच्चाई से और ईमानदारी से उसको पेश करना होता है। बायोग्राफी अलग होती है, बायोग्राफी में हम अपने इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो ये शिंदे साहब ने मुझे चुना और मैंने उनके साथ एक तरीके से टीम में काम किया, तो अच्छा, एक बड़ा अच्छा वो रहा, एक्सपीरियंस रहा। रशीद साहब, ये समझाइए ऑडियंस के लिए, देयर आर नो एक्सक्लूसिव रेवलेशंस इन द बुक। वो होम मिनिस्टर रहे हैं और दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स अजमल कसाब और अफजल गुरु का उनके टेनवर में हुआ, बट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस बुक। मतलब इतने पर्दादारी क्यों? ये मैं समझ रहा हूँ कि सिक्रेसी ऑफ ओथ है, कुछ ऐसी डिटेल्स है जो रिवील नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन बट स्टिल मतलब बिल्कुल एक पैराग्राफ में उन्होंने समेट दिया है अजमल कसाब को भी, या रादर एक पन्ने में अजमल कसाब को भी एज वेल एज अफजल गुरु को भी। ऐसा क्यों? जी, ये आपका सवाल बहुत अहम है और मुझे लगता है कि इसकी एक संजीदगी से, और मेरा उनसे काफी डिस्कशन भी हुआ। देखिए, जैसे मैं एक सहाफी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, तो मैंने उनसे काफी कोशिश करी और कुरेदने का। देखिए दरअसल क्या होता है, हर इंसान की एक शख्सियत होती है। अगर आप सुशील कुमार शिंदे को देखें, या अहमद पटेल थे, या ए के एंटोनी जो कांग्रेस में या यूपीए में बड़े अहम, या मनमोहन सिंह। मैं मनमोहन सिंह से कई बार मिला हूँ, उनकी बेगम साहिबा ने भी, और हमारी बात होती रहती है, और वो बार बार ऐसा इसरार करती हैं कि वो, मनमोहन सिंह, अपनी सवाने हयात अपने मेमोइर्स लिखें, अपनी कहानी लिखें, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें, या, लेकिन मनमोहन सिंह कहते हैं कि नहीं, वो तमाम जो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो तमाम मामले थे गवर्नमेंट के या हुकूमत के और उसके नशे व फराज, वो ही कहते हैं मेरे साथ जाएंगे। अहमद पटेल साहब के साथ भी मैंने काफी बार कोशिश करी। अहमद पटेल का भी हमेशा कहना था कि नहीं, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं, जो होता है सियासत में, जो हम सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो नहीं करेंगे। सुशील कुमार शिंदे ने कम से कम कुछ बातें कही है, लेकिन उनको एक अपना, एक कांग्रेस के लिए, उनके या गांधी फैमिली के लिए लॉयल्टी का सेंस है, और उस लॉयल्टी के सेंस में वो जो उसकी लक्ष्मण रेखा है उसको वो पार नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमें, देखिए, उसका कम से कम जो बातें उन्होंने कही है, आप जैसे कह रहे हैं कि इस किताब में जैसे एक पैरा, दो पैरा या एक पेज का जो जिक्र किया है, हमें कई नई बातें पता चलती है। हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, और होम मिनिस्टर का लेवल भी आदमी जो है कई बार मजबूर हो जाता है। जैसे उन्होंने बारे में बताया कि साहब, वो होम मिनिस्ट्री ने, होम डिपार्टमेंट ने, इस बात का तो उन्होंने एडमिट किया कि उसको जो अफजल गुरु की फैमिली को पहले बताना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उस पर उन्होंने एक तरीके से खेद व्यक्त किया। तो ये चीजें जो होती कम से कम पब्लिक डोमेन में वो आई, और जब एक ऑटोबायोग्राफी के सहारे वो तमाम बातें फिर से डिस्कशन में आई।
कि हमारे यहाँ कैसे सिस्टम होता है, कैसे ये तिहाड़ जेल और होम मिनिस्ट्री और वो कैसा चीजें होती है। जैसे उन्होंने सैफरन टेरर के बारे में बात कही कि ये तो आईबी के डॉक्यूमेंट में था। मुझे पता है आप पूछने वाले होंगे, मैं उसी का जिक्र कर रहा। और उस जमाने में जो होम सेक्रेटरी थे आर के सिंह, जो अभी कैबिनेट में मिनिस्टर है मोदी मोदी सरकार में, उन्होंने असल में ये उनकी फॉर्मुलेशन थी, जबकि आर के सिंह साहब शायद उसका खंडन कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, लेकिन शिंदे साहब ने अपनी बात में उसमें ये बातें कही है। तो जो आ जाए, ये देखिए आज जब तारीख लिखी जाएगी 50 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, चाहे वो कश्मीर हो चाहे मुल्क की हो, तो उसमें ये तमाम ये इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अदरवाइज हियर से है। चैप्टर चैप्टर सेकंड जो है वो सेफ्रॉन टेरर पे उन्होंने लिखा है, तो वो अभी वैसे ही आरएसएस के खिलाफ है जैसे उस टाइम पे थे। जी देखिए, उन्होंने कई बार, और अब मैं ये बात मुझे पता नहीं कि कहनी चाहिए या नहीं चाहिए दानिश साहब, लेकिन आप मुझसे ये सब चीजें निकलवा रहे हैं। तो कई बार देखिए क्या होता था कि लिखते थे या कोई बात बताते थे, फिर उनको लिख के फिर वो उसको एकदम से सेकंड थॉट वो कहते हैं इसको हटा दो, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ये होगा। तो लेकिन आरएसएस को लेकर के उनका और ये जो सैफरन टेरर के बारे में वो बहुत इस तरीके से साबित कदमी से जमे रहे। उनका मानना ये है कि ये बात इस तरह का एक कोशिश हुई थी, और वैसे होम मिनिस्टर और उसको उनके डिपार्टमेंट में और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सबने उसको एक्नॉलेज किया था। और वो बात देखिए लगती भी है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि गुमराह जो है, गुमराह लोग जो होते हैं वो हर समुदाय में, हर कम्युनिटी में होते हैं। उनका 1% होगा, 2% हो गए, 4% हो गए, तो वो उस टाइप की, हम जो कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग वगैरह, वो कहीं हो सकती। तो इसको किसी चीज से आप इनकार नहीं कर सकते। आज आप पूरी दुनिया में हालात देखें तो सब जगह के आप देखते हैं कि जिसे हम ये उग्रवाद कहते हैं, मिलिटेंसी कहते हैं, एग्रेशन कहते हैं, फंडामेंटलिज्म कहते हैं, हाँ, इस तरह की जो आइडियोलॉजी जो होती है, वो तमाम आइडियोलॉजीज जो हैं वो दुनिया में आती हैं, और उसका जो जो समाज जो है, गवर्नमेंट्स हैं, उसका मुकाबला करती हैं। रशीद साहब, इन्होंने किताब में ये भी जिक्र किया है कि बहुत मुतासिर, बहुत इम्प्रेस हुए हैं ये सवाकर से। ये सवाकर के साथ क्या क्लोजनेस है शिंदे साहब की? जी, ये एक चीज थोड़ी सी आपने सही पकड़ा। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपका ने किताब का मुताला बड़े ध्यान से किया, और वो सारी चीजें जो जिसे हम कहते हैं ना ऑडिटीज, उनको आपने पकड़ लिया। दरअसल जो सावरकर, जिनको वीर सावरकर के नाम से भी मुखातिब किया जाता है, वो महाराष्ट्र में एक उनकी अलग एक छवि है। मेरा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वी एन गाडगिल जो कांग्रेस के आइडियोलॉग थे और बहुत आरएसएस के खिलाफ थे, आरएसएस के से उनके कई बार मतलब यहाँ तक हुआ कि मार पिटाई उनकी, उनको मारा पीटा भी गया था पुणे में और नागपुर पे। वो भी हमसे जब बातचीत में बताते थे तो वो कहते थे कि नहीं नहीं, सावरकर को आप लोग गलत समझते हैं। दरअसल सुशील कुमार शिंदे का मानना ये है कि सावरकर की जिंदगी जो थी वो कई हिस्सों में थी, और एक हिस्सा उसका था जो एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, जहां उन्होंने महाराष्ट्र में दलितों और पिछड़ों के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। और एक सावरकर का एक फेज वो आया जब वो अंडमान में थे, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से अपनी रिहाई के लिए एक तरीके की पिटीशन डाली थी, अपील की थी, ये तमाम पहलू थे। लेकिन वो सावरकर को एक अच्छा इंसान मानते हैं। जो कांग्रेस की बात में, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी हो या कांग्रेस की सोच हो या कांग्रेस की जो विचारधारा है, उसके उससे उसका तालमेल नहीं है। लेकिन सुशील कुमार शिंदे ने ईमानदारी से कहा है कि वो सावरकर को एक अच्छा आदमी मानते हैं, एक नेशनल हीरो मानते हैं। सवाकर, सॉरी, सुशील कुमार शिंदे वो खुद एक दलित कम्युनिटी से आते हैं, और उनका सवाकर का बोलना कि ये अच्छे थे, इट मींस कि सवाकर दलित्स के लिए भी काम कर रहे होते। जी, तो देखिए जो महाराष्ट्र की अगर हम सरजमी की बात करें तो वहां के ऊपर बड़े सारा, हर जगह हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक जमाने में आजादी से पहले सोशल जस्टिस का अभाव था, मतलब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था। तो उसमें सावरकर ने काफी काम किया कि जो दलित और पिछड़े समाज के लोगों को महाराष्ट्र में उन्होंने उनको आगे बढ़ाया, या उनकी बेदारी के लिए, उनके हुकूक के लिए काम किया। देखिए तमाम लोगों का, मैं आपका एक लंबी फेरिस्त है जिसकी मैं आपको बता सकता हूँ, जो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स हैं, जिसके लिए जैसे आडवाणी जी परेशानी में पड़ गए कि उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहा था कि एक जिन्ना एक फेस में एक सेकुलर थे। अब ये बात तारीखी तौर से तो सच है क्योंकि वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस के बड़े लीडिंग लीडर थे। बाद में उनकी सोच बदली। तो इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, बड़े बदलाव आते हैं, और बदलाव भी तमाम लोगों में, तो सावरकर में भी बदलाव आए जिसका शिंदे जी जिक्र कर रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे जो हैं बहुत प्रभावित हुए हैं शरद पवार से। इनफैक्ट अपना सारा पॉलिटिकल करियर का श्रेय वो शरद पवार को देते हैं।
तो ये कैसे उन्होंने एक्चुअली शरद पवार ने कैसे सुशील कुमार शिंदे को पॉलिटिकल लैंडस्केप पे आने दिया? जी, अरे साहब, ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। असल में सुशील कुमार शिंदे को सियासत के मैदान में, राजनीति में लाने का पूरा का पूरा जो है वो क्रेडिट शरद पवार को जाता है। शरद पवार, सुशील कुमार शिंदे तो बहुत ही, आपने किताब में देखा होगा, और जो लोग पढ़ना चाहें, ये किताब हिंदी में और मराठी में भी मौजूद है। तो वो बड़े स्ट्रगल करके आए, और वो बिल्कुल आज 13-14 साल तक की उम्र में तो वो वार्ड बॉय, उनको कोई तालीम का भी साधन नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद वो नाइट स्कूल में गए, नाइट स्कूल में पढ़े, और उसके बाद उन्होंने अपनी तालीम जो थी वो, मतलब जिसे हम कहते हैं कि अनकन्वेंशनल मेथड से करी, और उम्र से बड़े होकर के वो उन्होंने फिर वो सारी चीजें करी। फिर वो धीरे धीरे वो एक चपरासी की हैसियत से आए, अदालत में थे, निचली अदालत में, और उसके बाद वो पुलिस में आए। जब वो पुलिस में आए तो पुलिस में आप जैसे जानते हैं कि पुलिस का एक काम होता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम होता है। तो उनका नाम पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का काम था। जिस वक्त सुशील कुमार शिंदे की उम्र 30 साल हो गई होगी, और 30 साल के वक्त में वो शरद पवार के कांटेक्ट में आए, आज क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल लीडर्स का जो एक उन पर नजर रखी जाती है, निगरानी रखी जाती है, हम जानते हैं। तो वहां पर उन्होंने, पवार ने कहा कि आप सियासत में आ रही है, तो सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मेरी तो शादी हो चुकी, मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे मैनेज करूंगा? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने फिर, तो पवार साहब ने उनको एक इतना भरोसा और कॉन्फिडेंस दिलाया कि तुम ये पुलिस या नौकरी छोड़ो और सियासत के मैदान में आ जाओ। लेकिन एक दलित को ऐसे स्पेस देना, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट मिस्टर शरद पवार। जी, शरद पवार की शख्सियत बड़ी मकनातीसी है। वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम शरद पवार के बारे में, हम लोगों को बहुत गलत फहमियां शरद पवार के बारे में। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बार कहा जाता है कि नरसिम्हा राव ने उनसे पूछा शरद पवार से कि व्हाट इज 2 and 2, 2 और 2 क्या होता है? तो पवार साहब का बरजस्ता जवाब आया कि डिपेंड्स वेदर यू आर बाइंग और सेलिंग। एक और मैं बताना चाहता हूँ, तो शरद पवार के बारे में, उनके एक अपोनेंट थे, जैसे सुशील कुमार शिंदे हैं, वैसे ही एक महाराष्ट्र के बड़े लीडर थे, एस बी चौहान, शंकर राव चौहान, जिनके अभी बेटे अशोक चौहान है, जो आप कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। तो आपको याद होगा कि एक हवाला स्कैंडल हुआ था, हवाला स्कैम, और उसमें बहुत सारे लोग उसमें उसकी गिरफ्त में आए थे। वो बड़े बड़े लीडर, अडवाणी, शरद यादव, तमाम लोग, मेरे ख्याल से फारूक साहब का भी नाम था, बहुत से लोग उसमें थे। लेकिन एक नाम उसमें नहीं आया, शरद पवार का। तो मुझे याद है कि जब शंकर राव चौहान, जो उस वक्त देश के होम मिनिस्टर थे, उनसे पूछा गया कि व्हाई शरद पवार इज नॉट इन हवाला स्कैम, तो चौहान साहब का जवाब था कि डोंट यू नो ऑल हवाला ट्रांजेक्शंस आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो मतलब उनका कहना था कि शरद पवार कैन नॉट बी ट्रस्ट। तो ये शरद पवार के बारे में बहुत, लेकिन शरद पवार देखिए, आज आप महाराष्ट्र में देखिए तो वो टिके हुए हैं। एमवीए जो है अलायंस, उन्हीं की वजह से टिका हुआ है। तो उन्होंने जो हम सुशील कुमार शिंदे की बात करें, इस किताब में शिंदे साहब ने लिखा है कि पवार साहब ने उनको आगे बढ़ाया। फिर एक वक्त जब पवार कांग्रेस छोड़ के चले गए, एक बार राजीव गांधी से उनका डिफरेंसेस हो गए शरद पवार के, और ये शिंदे जो थे कांग्रेस के, महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। तो इनसे कहा गया कि आप वो शरद पवार को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएं, और उसमें बड़ी इनकी राजीव गांधी से गलत फहमी भी होगी। तो किताब में दिलचस्प चीजें दी हुई है, ये सब चीजें उन्होंने उसका जिक्र किया है कि पवार बिल्कुल, साहब से खट्टा मीठा रिश्ता रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंटली आपसे जानना है। सुशील कुमार शिंदे अपनी बार-बार किताब में ज़िक्र कांग्रेस हाई कमांड का कर रहे हैं। ये कांग्रेस में हाई कमांड जो है, 3 लोग जो, ये परिवार जो है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एंड वाज़ इट बिकॉज़ दैट हिज क्लोजनेस टू द गांधी फैमिली लेड हिम टू बिकम द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अब आपने जो जिक्र छेड़ा है, तो ये मैं बता भी दूं कि जो सुशील कुमार शिंदे, हम जानते हैं कि 2012 में वो मुल्क के होम मिनिस्टर बने। अब ये होम मिनिस्टर बनने का जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, तो ये प्राइम मिनिस्टर का हक होता है कि कोई मिनिस्टर बने या ना बने, या कौन बनेगा। शिंदे साहब लिखते हैं किताब में कि उनके पास फोन आता है सोनिया गांधी का बिल्कुल। कि सुशील, तुम अब यू आर द नेक्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर। तो ये, अब आप अगर बताए कि कोई कोई शख्स, कोई इंसान जो है, जो जिसको मुल्क को होम मिनिस्टर बनाता है, उसकी वफादारी किसकी तरफ होगी? मनमोहन सिंह की तरफ होगी या सोनिया गांधी की तरफ? मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ऑब्वियसली मनमोहन सिंह की तरफ होनी चाहिए थी। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होनी चाहिए थी, बिल्कुल। प्रोप्राइटरी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन भाई जैसे आरएसएस है, अब आरएसएस का इतना अमल दखल होता है, आरएसएस जिसको चाहता है बढ़ा देता है, जिसको चाहे नीचे कर देता है। तो हमारे मुल्क में, या जैसे मायावती है, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हर स्टेट में आपको मिलेंगे। जो बाला साहब ठाकरे थे,
मतलब लार्जर देन लाइफ, उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होती, लेकिन वो इन्फ्लुएंस करने का उनमें मादा होता है। जैसे सीपीएम का जो सेक्रेटरी जनरल हरकिशन सिंह सुरजीत, मेरे ख्याल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी शायद ना बने हो, लेकिन उनकी बहुत चलती थी। रशीद साहब, मुझे याद है आपने मुझे एक प्रीवियस इंटरव्यू में बोला था, ये जो गांधी परिवार है ये एक ग्लू का फैक्टर करता है इन कांग्रेस पार्टी, जिसके अराउंड ये सब हर एक वीव कर रहा है। जी, आप दानी साहब देखिए, गौर करिए, और ये संजीदा बात है। देखिए 14 से 24 के बीच में मेरे पास लिस्ट रखी है, 150 कांग्रेस के लीडर ने, जिसमें गुलाम नबी आजाद और बहुत से लोग शामिल थे, वो तमाम लोग पार्टी छोड़ करके चले गए इधर उधर। अब 4 जून 2024 से आज हम बात कर रहे हैं, आज हम सितंबर में हैं, 24 सितंबर को, और 4 जून से लेके आप मुझे बताएं या कोई बताए, आपका जो हजारों लाखों लोग आपका पॉडकास्ट देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, कि कितने कांग्रेस वालों ने पार्टी छोड़ी, और कितने ने, आपने तो ये रिसर्च किया होगा, कितनों ने छोड़ी होगी? जीरो। आंसर इज जीरो। और उसका वो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। सो बिकॉज राहुल गांधी हैज बिकम सक्सेसफुल, सो देयरफॉर सो इट इज एक्टिंग लाइक ए ग्लू। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बस की बात नहीं थी, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। तो ये गांधी फैमिली का एक अटैचमेंट है पार्टी वालों से। Mr. Rashid, let me please repeat this for the audience. From 2014 to 2024, 150 congressmen left Congress, right? And big leaders, like I said, Azad Sahab, Azad Sahab, all that. This list includes 150 congressmen. Yes. And from 4th June 2024 to September 2024, no one has left Congress. Yes. How do you explain? It's all power. जी जी, तो ये ग्लू एक्चुअली पावर होती है। तो गांधी फैमिली के बारे में परसेप्शन है, नो मेंबर ऑफ नेहरू गांधी फैमिली हैज फेल्ड। Rahul Gandhi was seen as, I had also said to Barkha Dutt that Rahul Gandhi is appearing to be a failure, but the elections of 18th Lok Sabha have proved he's not a failure. So it's become a success story. Look at his popularity. आज राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जो है नरेंद्र मोदी से ज्यादा कौन से स्टेट में है? नॉट तमिलनाडु, नॉट केरल, नॉट पंजाब, इन उत्तर प्रदेश। कैन यू बिलीव इट? In Uttar Pradesh. I am not saying it. CSDS survey has said it. Absolutely. रशीद साहब, मेरा लास्ट सवाल जो मैं आपसे समझना चाहता हूँ रिलेटेड टू दिस किताब के ही बारे में है। आपने सुशील कुमार शिंदे के साथ इस किताब पे काम किया हुआ है। बहुत इम्पोर्टेंटली एक जो मुझे हमेशा जब मैं मुताला करता रहता हूँ तो आई टेंड टू गो बैक टू 2012 एंड 2013, जहाँ से मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये सब खराबी शुरू हो गई, वो है अन्ना हजारे मूवमेंट। और आपने भी और सुशील कुमार शिंदे ने भी इस किताब में उसका जिक्र किया है। आई जस्ट प्लेन क्वेश्चन टू यू, as a home minister, did he fail to curb this moment, or was he unable to understand कि इसके पीछे strings pull कौन कर रहा है? जी देखिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये कमेंट मेरा, मतलब रशीद किदवई का ही है। किताब का जो सुशील कुमार शिंदे के साथ लिखी है वो नहीं है कि इट वाज अ अटर फेलियर। मिस्टर अन्ना हजारे जो थे, एक तरीके के पपेट, जो हम लोग जाते हैं ना, कठपुतली का नाच होता है, तो कठपुतली में उसका कोई पीछे से हाथ से मैनिपुलेट कर रहा होता है। तो उस वक्त एक पूरी की पूरी पॉलिटिकल साजिश, जो कि लेजिटिमेट एक्टिविटी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गैर कानूनी बात हुई थी, लेकिन उस वक्त बहुत से लोगों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था कि यूपीए को डिस्क्रेडिट किया जाए, और उसमें अन्ना हजारे शामिल थे, उसमें आरएसएस के लोग भी शामिल थे, बीजेपी के लोग शामिल थे, कुछ बड़े रुपये पैसे वाले जो बारसूख लोग होते हैं वो शामिल होते हैं, उन सब ने किया। तो शिंदे साहब का पॉलिटिकली मुझे लगता है फेलियर था, क्योंकि वो अगर ऐसी कोई साजिश रची जा रही थी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, तो उसको उन्हें उस वक्त पर्दाफाश करना चाहिए था, ना कि 10 साल बाद जब हम अपने मतलब मेमोइर्स लिखते हैं उस वक्त कहें। क्या सुशील कुमार शिंदे ने आपके पास एक्सेप्ट किया कि इट वाज अ फेलियर ऑन हिज पार्ट? हाँ, इस चीज का तो उन्हें इतराफ है। उनका मानना ये है कि जो अन्ना हजारे मूवमेंट जो था वो एक सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया गया था, और उसमें ऐसे लोग जो उनके साथ में उस वक्त अन्ना हजारे के सामने नहीं नजर आ रहे थे वो थे। इसीलिए मैं कठपुतली और पपेट की बात कर रहा हूँ। Mr. Kidwai, let's finish this short interview on this very note, and we do hope that we see good days ahead, and holding your book once again for the audience so it reaches maximum people, they read it, get it, buy it, and understand what Sushil Kumar Shinde is as Home Minister and as a person. Pleasure talking to you, sir. Thank you. The pleasure was mine. Many thanks. Shukriya. Please subscribe to our channel Reportage and press the bell icon to remain updated.